तो देखिए आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। तो ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंदर हम आज सार्क देशों के बारे में जानेंगे। तो सार्क देश, अब सार्क देश क्या है? तो देखो, सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन, देखो इसके अंदर साउथ एशिया के देश आएंगे। ये एशिया का नक्शा है, ये ऊपर का एरिया हो जाएगा, ये उत्तरी एरिया, उत्तरी एशिया हो जाएगा, नीचे का दक्षिण एशिया हो जाएगा, इधर का पूर्वी एशिया हो जाएगा और इधर का पश्चिमी एशिया हो जाएगा। अब ये एरिया तो आएगा नहीं साउथ एशिया के अंदर, क्यों? क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व एशिया के अंदर आएगा और ये आ जाएगा, ये जो बच गया ये एरिया आ जाएगा आपका, ये इतना एरिया आ जाएगा आपका दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के अंदर है साउथ एशियन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब संगठन, साउथ यानी दक्षिण, एशिया का मतलब एशिया के लोगों ने, और एसोसिएशन मतलब संगठन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी क्षेत्रीय, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग, यानी क्षेत्रीय सहयोग के लिए साउथ एशिया के देशों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रख दिया सार्क, राइट। अब ये इस सार्क देश के अंदर क्या क्या, कौन कौन से देश आते हैं और क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम। तो सार्क एशिया के अंदर है, इन देशों ने, साउथ एशिया के देशों ने एक समूह बनाया जिसके अंदर है आपसी क्षेत्रीय आपसी सहयोग के लिए एक संगठन बनाया। जैसे भारत के पास है अफीम नहीं होता है, और अफीम है वो अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होता है, वहां अफीम की खेती होती है। तो भारत को अफीम मंगानी पड़ती है, विदेश से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अफीम क्या चीज होती है? अफीम नशीला पदार्थ होता है जो दवाइयों के अंदर यूज किया जाता है आमतौर पर। वैसे ये बैन है, अफीम है जो पूरे विश्व भर में बैन है क्योंकि ये एक नशीला पदार्थ है। अब अफीम इसलिए मंगाया जाता है भारत में क्योंकि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको दर्द हो रहा है बहुत खतरनाक, तो डॉक्टर जाते ही उसको अफीम दे देगा, उसको नशा करवा देगा, तो उसको उस पेन का पता नहीं चलेगा, यानी दर्द का पता नहीं चलेगा उसको। इसलिए अफीम मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग यूज की जाती है। तो अगर अफीम दूसरे देशों को, अफगानिस्तान 100 रुपए में दे रहा है तो सार्क देशों के समूह को वो 90 रुपए में देगा। जैसे अफगानिस्तान भारत को अफीम 90 रुपए में देगा, तो ये आपसी सहयोग हो गया ना एक तरफ से। ऐसे ही मान लो अफगानिस्तान के अंदर है अनाज नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो वो गेहूं लेगा भारत से, गेहूं देगा भारत अगर अफगानिस्तान को। तो अगर दूसरे देशों को अगर 2000 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल दे रहा है तो यहाँ पर वो 1900 रुपए देगा भारत अफगानिस्तान को। तो ये एक क्षेत्र के लोगों का आपसी सहयोग हो गया ना, बस इसी के लिए सार्क समूह बनाया गया। अब सार्क देश कौन कौन से है, कहाँ कहाँ है, वो देखते हैं। तो सार्क देशों के अंदर सबसे पहले तो 8 देश आते हैं सार्क में। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले मालदीव आता है। मालदीव की राजधानी है वो माले है। मालदीव आप देखोगे तो समुद्र के अंदर बहा हुआ मिलेगा आपको एकदम से, आप फोटो के अंदर भी देख सकते हो। उसके बाद देखो मालदीव एक पूरी की पूरी मुस्लिम कंट्री है और मालदीव है वो पूरा का पूरा टुकड़ों के रूप में है। मालदीव की राजधानी माले है ही। उसके बाद में मालदीव की इकोनॉमी बहुत बेहतरीन तरीके से है। एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी यहाँ के जो पैसा है वो सबसे ज्यादा इनकम है वो पर्यटन से होती है। पर्यटन, यहाँ अंग्रेज लोग घूमने आते हैं, भारत से इंडिया के भी स्टार है जो हीरो हीरोइन है वो भी यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। भारत से अगर भारत के अंदर पर्यटन आए तो जैसे विदेश से अंग्रेज आए घूमने के लिए हमारे पर्यटन स्थल देखने के लिए, और हमारे लोग उन पर्यटन स्थलों पर जाकर अंग्रेजों को देखने जाते हैं। चलो देखिए तो आगे ये कौन सा है? मालदीव। सबसे पहला देश कौन सा हो गया? मालदीव। मालदीव समुद्र तट से इसकी ऊंचाई महज 1 से 1.5 मीटर है। यानी जलवायु परिवर्तन हो गया, अगर जलवायु परिवर्तन के कारण अगर ग्लोबल वार्मिंग के तहत अगर विश्व का तापमान बढ़ गया और जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों से अगर बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले 1 या 1.5 मीटर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा ताप बढ़ने से। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलेगी ध्रुवों से बर्फ पिघलेगी तो समुद्र के अंदर पानी ज्यादा होगा तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और बढ़ने से 1 या 1.5 मीटर बढ़ते ही यहाँ से मालदीव डूब जाएगा। और एशिया का सबसे छोटा देश है वो भी मालदीव है। मालदीव के साथ साथ ये बांग्लादेश है, वो भी 2 मीटर अगर समुद्र का जल बढ़ा
तो बढ़ते ही आधा का आधा बांग्लादेश डूब जाएगा। इसकी भी ज्यादा ऊंचाई नहीं है समुद्र तट से। तो सबसे पहला देश कौन सा हो गया? मालदीव हो गया। उसके बाद में ये आपका श्रीलंका हो गया। उसके बाद में श्रीलंका हो गया। श्रीलंका की राजधानी है वो पहले थी वो आपकी कोलंबो थी, उसके बाद में श्री जयवर्धनपुरम हो गई है। अब फिलहाल में जयवर्धनपुरम है। यहाँ भाई भाई की सरकार है। भाई भाई की मतलब यहाँ एक भाई है वो राष्ट्रपति है, एक भाई है वो प्रधानमंत्री है, दो भाई है। यहाँ रावण भी था, वो भी लंका का ही था। और श्रीलंका है वो चाय का बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात करता है, यानी भारत से भी ज्यादा मात्रा में चाय का निर्यात है वो श्रीलंका करता है, दूसरे देशों को बेचता है। यहाँ ईरान एक कंट्री है ना, ईरान, यहाँ से 400 करोड़ का कर्जा ले रखा है श्रीलंका ने, उसके लिए चाय देगा। 400 करोड़ रुपए के बदले में चाय देने का वादा किया है। अभी लेटेस्ट न्यूज आई थी ना समाचार में, आपने देखा हो तो एक नंबर कौन सा देश हो गया? मालदीव हो गया। 2 नंबर श्रीलंका। सीताजी भी यही इसी लंका के अंदर राउंड ले गया था। 83 से 84 दिन यही रही थी सीताजी। उसके बाद तो 1 नंबर मालदीव हो गया। उसके बाद श्रीलंका 2 नंबर हो गया। बाद में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की राजधानी आप जानते ही हो, इसके बारे में डिटेल से 50 से 60 क्लास करेंगे अलग से, तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ज्यादा एरिया है वो देख लेते हैं, कौन कौन से देश आते हैं सारे कंट्री के बारे में। उसके बाद में हम डिटेल से एक एक देश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1 नंबर हो गया मालदीव, 2 नंबर श्रीलंका। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और जो पाकिस्तान का ये एरिया है ना, ये यहाँ इसका नाम है बलूचिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार है वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ ना ही तो पानी टाइम से देती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो, और ना ही यहाँ जल है, ना ही यहाँ खाने के लिए ज्यादा जमीन उपजाऊ है। क्योंकि यहाँ पर है वो आपको मैंने बताया भी होगा, यहाँ पर पर्वत है। कौन सा पर्वत है? तो हिंदुकुश पर्वत है, वो यहीं पर है। इसलिए यहाँ जो इलाका है वो पहाड़ी है और खेती यहाँ हो नहीं पाती है। इसलिए यहाँ की जनता ने सरकार के खिलाफ एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। वो आंदोलन न्यूज में छपकर पूरे विश्व भर में हो गया और उसमें लिखा था कि यहाँ की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान सरकार है, वो हमें ना ही तो जल देती है, ना ही खाने के लिए अनाज उपलब्ध करवा रही है। तो ये लोग है वो अब अलग देश की एक मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान है पाकिस्तान का एरिया। तो कितने देश हो गए? सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है वो तालिबान, यही समस्या है। ये अफगानिस्तान है आपका, ये देख रहे हो ना, ये इतना है, वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर इसके अंदर है अफीम बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होती है, आपको पता है। उसके बाद में तालिबान जो समस्या है वो यही है। तालिबान समस्या है वो शीत युद्ध का ही कारण है। शीत युद्ध क्या था वो हम आगे अभी 5-7-10 मिनट के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कितने देश हो गए? 5 देश हो गए ना। सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है वो काबुल है, राइट। उसके बाद में देखोगे तो आपको नेपाल। 5 देश तो ये हो गया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और उसके बाद में छठा नेपाल। नेपाल की राजधानी है वो काठमांडू है। और काठमांडू के अंदर है सार्क देशों का मुख्यालय है, वो कहां पर है? काठमांडू के अंदर है। ये देखिए ये यहाँ पर है काठमांडू। और फर्स्ट टाइम सीता जी और राम है वो भी कहाँ मिले थे? जनकपुरी में मिले थे। जनकपुरी कहाँ था? तो जनकपुरी सीता जी कहाँ की थी? नेपाल की थी। ये राम नेपाल आपको दिख रहा हो। फर्स्ट टाइम सीता जी और राम जी एक गार्डन के अंदर मिले थे। गार्डन यानी बाग के अंदर, गुरु विशिष्ट के साथ है, गुरु विश्वामित्र के साथ है। राम जी वो जनकपुरी में स्वयंवर के लिए जा रहे थे, तो वो वहां पर ठहरे थे। तो राम जी को उनके गुरु ने वहां पंचवटी उस गार्डन से फूल लाने के लिए भेजा था, पूजा अर्चना के लिए राम और लक्ष्मण को। और सीता जी है वो उस गार्डन के अंदर एक मंदिर था, वहां पर पूजा करने के लिए आई हुई थी। तो दोनों की फर्स्ट टाइम मुलाकात थी वो इधर
राम जी खड़े हैं, इधर राम जी सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी राम जी को देख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम राम जी और सीता जी कहाँ मिले थे? जनकपुरी के अंदर, नेपाल, काठमांडू के अंदर। और काठमांडू है ना, यहाँ यह सार्क देशों का मुख्यालय भी काठमांडू में ही, यहीं बैठ कर मीटिंग करते हैं। 8 देशों के नेता है वो काठमांडू में मीटिंग करते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो भूटान आएगा। भूटान की राजधानी है वो थिम्पू है। तो कितने देश हो गए? नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, याद हो गया। उसके बाद में लास्ट का बचा, ये येलो कलर वाला है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और ये लोकतांत्रिक देश है एक। तो देखो सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, याद हो गया। सबसे पहले 2 कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद में 3 भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, खत्म हो गया ना। तो देखो अब आप एक बार दोबारा देखो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, खत्म। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हो गए सार्क कंट्रीज। 8 सार्क कंट्रीज है। आपको कोई भी पूछ ले तो ये आपको ये नहीं बताना है कि इसके अंदर 8 देश आते हैं। आपको बोलना है कि मैं बोलता हूं आप सुनिए, और ऐसे बोलना है 5 सेकंड के अंदर आपको पूरा करना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, खत्म, ऐसे बोलना है, ठीक है। अब लगना चाहिए कि हाँ स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो देखिए इसके आगे हम देखते हैं शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध के बारे में देखते हैं। तो देखिए शीत युद्ध था वो, देखिए ये वर्ल्ड का नक्शा है, वर्ल्ड का मैप है। तो देखो शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध अमेरिका और एशिया के बीच लड़ी गई ऐसी वर्चस्व की लड़ाई थी कि जिसमें अमेरिका चाहता था कि हम पावरफुल बन जाए और रूस चाहता था, यूएसएसआर या सोवियत संघ था कि हम पावरफुल बन जाए। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया के देश है वो हमारे साथ आ जाए, और रूस चाहता था कि पूरी दुनिया के देश है वो मेरे साथ आ जाए, ठीक है। तो अमेरिका और रूस के बीच, यूएसआर सोवियत संघ के बीच लड़ा गया एक ऐसा युद्ध था, शीत युद्ध। अमेरिका और रूस के बीच लड़ा गया एक वर्चस्व की ऐसी लड़ाई है, ऐसा युद्ध था जिसके अंदर अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया के देश मेरे साथ आ जाए, और रूस चाहता था, यूएसएसआर चाहता था कि पूरी दुनिया के देश मेरे साथ आ जाए, राइट। देखो शीत युद्ध क्या था, जैसे अगर ये है आपका, देखो ये कौन सा देश है, ये है यूएसए, इसको बोलते हैं यूएसए, और ये है आपका यूएसएसआर, यानी यूएसए का मतलब तो होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये आता था आपका पहली दुनिया के अंदर, और यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब संयुक्त राज्य सोवियत संघ गणराज्य, ठीक है। जिसका रूस का पहले पुराना नाम क्या था? रूस का पुराना नाम सोवियत संघ था या यूएसएसआर था, ठीक है। और 1991 के अंदर 15 देशों के बाद टूटने के बाद इसका नाम पड़ गया रूस। तो मैं जब भी रूस बोलूं आप समझ जाना कि सोवियत संघ की बात हो रही है, ठीक है। वो 15 देश भी इसके अंदर शामिल थे। वो आगे पढ़ेंगे कौन कौन से देश टूटे थे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा। तो देखिए सबसे पहले शीत युद्ध की बात कर रहे थे। युद्ध हमेशा 3 ही चीजों के लिए होता है। शास्त्रों के अंदर भी कहा गया है ये बात कि जर, जोरू और जमीन। जर का मतलब पैसा, जोरू का मतलब स्त्री, और जमीन का मतलब जमीन होता है। तो देखिए यहाँ क्या थे, यहाँ वर्चस्व की लड़ाई थी, यहाँ इन तीनों का कोई संबंध नहीं है। खासकर देखोगे तो झलका थोड़ा थोड़ा झलकेगा आपको, इन तीनों का मामला मैटर इन तीनों के इर्द गिर्द ही रहेगा। जैसे देखो अमेरिका का अगर साथ कोई देश है वो साथ देता तो उसको रूस है वो धो देता था अच्छी तरह से। देखिए कैसे, जैसे कोलंबिया यहाँ एक देश है, ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है यहाँ पर कोलंबिया। आपको पूरा अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कैसे दिखेगा बाबू, ये पूरे संसार का नक्शा इतने के अंदर सब देखोगे तो आप अंदाजा से पढ़िए, या अगर एटलस बुक है आपके पास है
तो उसके अंदर संसार का नक्शा मैप निकाल कर आप वहां से देख लीजिए, तब आपको अच्छे से क्लियर दिख जाएगा। तो देखिए ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, इसका नाम है कोलंबियो, ये यहाँ है, ये अमेरिका का साथी था, तो इसको रूस धो देता था, आकर यहां से रूस धोता था। तो देखो, तो रूस ने यहां पर वार किया है, अगर ये यहां वार करता है अमेरिका के ऊपर तो कहलाता वार, और रूस ने यहां कोलंबिया के ऊपर वार किया है तो ये कहलाया कोल्ड वार, यानी यहां करता वार सीधा तो कहलाता युद्ध, और यहां किया तो कहलाया शीत युद्ध। समझ रहे हो ना बात? अब देखो भैया, इंडिया के अंदर ये शीत युद्ध बहुत होता है, जैसे हमारे घरों के अंदर तो आप देखोगे तो मजा ही आ जाएगा आपको। कैसे? अगर मान लो मेरी किसी से झगड़ा हो गया एक दूसरे आदमी से, और वो किसी शादी के अंदर चला गया, मैं भी पहले से शादी के अंदर हूं, वो दिखते ही मैं कहूं ये भी आ गया, मैं घर जा रहा। तो देखो मतलब तुम्हारे साथ रहेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो यूएसएसआर, ये इसका साथ दे रहा था तो रूस ने यहाँ आकर धो दिया। समझ रहे हो ना बात? यानी जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारा साथ देगा हम उसको धो देंगे। ऐसे यूएसए करता था, अमेरिका भी जो रूस का साथ देता था उसे, जैसे यूएसए है, यूएसए का साथ देने वाले को रूस धो रहा था, और रूस वाले का जो रूस का साथ देता था उसको अमेरिका धो डालता था। ये लड़ाई थी शीत युद्ध, बस इसी का नाम शीत युद्ध है। तो देखो अब आप बोल रहे हो कि ये 8 जो सार्क कंट्रीज हमने याद की थी ये हम भूल जाएंगे। हम बोलते हैं कि हम ऐसा कांड कर देंगे कि आप भूलोगे ही नहीं। कैसे? देखो आप भूलोगे ही नहीं जिंदगी भरी। देखो कैसे, इसको हम मिटा दिया। देखो इसको बोलते हैं यूएसए, ये आता था पहली दुनिया के अंदर, और इसको बोलते हैं यूएसएसआर या रूस, ये आता था दूसरी दुनिया के अंदर। जो इस अमेरिका के साथ गए, यूएसए के साथ जो देश रहते थे वो कहलाए पहली दुनिया के देश, और ये कहलाए दूसरी दुनिया के देश। यूएसएसआर वाले जो रूस के साथ में देश थे वो कहलाए दूसरी दुनिया के देश। अब आप बताओ कि हम पहली दुनिया के पास होना चाहिए हमें या दूसरी दुनिया के पास? हम तो ठहरे इंडियन। बताओ आप, हम ना पहली के साथ थे, हम ना दूसरी के साथ थे। यहाँ के जब प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल थे, हमने बोल दिया कि हम तो एक अपनी अलग ही दुनिया बनाएंगे, इंडियन है ना। देखो तो देखो यहां से भारत का नेतृत्व कर रहे थे वो अलग तीसरी दुनिया का नाम रखा था, वो रखा था गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका भारत में नेतृत्व किया था। NAM, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। ना हम पहली दुनिया के अंदर है, ना हम दूसरी दुनिया के अंदर है, हमारी तीसरी दुनिया के अंदर है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि रूस के साथ हम चले जाते तो अमेरिका हमें पीटता, और अमेरिका के पास चले जाते तो रूस हमें पीटता। समझ रहे हो ना बात? इसलिए जवाहरलाल नेहरू बड़ा होशियार निकला, उसने अलग ही दुनिया बना ली, अपनी तीसरी दुनिया। हम कौन सी दुनिया में आते हैं? तो हम आते हैं तीसरी दुनिया के अंदर, राइट। अब देखो यहां से एक देश ले लिया युगोस्लाविया, ठीक है, यहाँ एक यूरोप का देश है युगोस्लाविया, और यहां से ले लिया मिस्र, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप से ले लिया मिस्र, और यहां से ले लिया इंडोनेशिया। यहाँ के जवाहरलाल नेहरू ने के दिमाग में एक बात आई कि हम अकेले चलेंगे तो हमें पीट पाट कर रद्द कर दिया जाएगा। इसने क्या किया कि 3-4 देशों का एक समूह बना लिया, और वहां के बड़े बड़े नेताओं को पकड़ कर एक साथ कर लिया, और उन्होंने बोल दिया, जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि हम नॉन अलाइजिंग मूवमेंट चलाएंगे, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन हम 4 देश मिलकर चला रहे हैं, इनका नेतृत्व 4 देश कर रहे हैं, और भी देश मिलना चाहें तो वो भी मिल सकते हैं। और आज देखोगे तो 150 से प्लस ज्यादा कंट्रीज है वो गुट निरपेक्ष का भाग है, शामिल है गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर, तीसरी दुनिया के अंदर शामिल है। तो देखो अब आपको पता चल गया कि भारत कौन सी दुनिया के अंदर है, ना ही तो पहली दुनिया के अंदर, ना ही दूसरी दुनिया के अंदर है।
भारत अपनी अलग ही दुनिया बना दी भारत ने। तो देखो ये रूस है, शीत युद्ध के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट युद्ध नहीं किया जाता, डायरेक्ट युद्ध नहीं किया जाता है। ये रूस है, ये आपका अमेरिका, ये रूस आ गया आपका, ये पहली दुनिया और ये दूसरी दुनिया के लोग, राइट। तो शीत युद्ध के अंदर क्या होता है कि हम जैसे अमेरिका है वो रूस को घेर घार कर रखेगा और रूस है वो अमेरिका को घेर घार कर रखेगा। जब भी युद्ध होगा वो दो डालेंगे आपस के अंदर दो डालेंगे जैसे। इसलिए अमेरिका ने क्या सोचा, शीत युद्ध का मतलब ये नहीं है कि ये शीत सर्दी में लड़ा गया इसलिए इसको शीत युद्ध बोलते हैं। देखो शीत युद्ध का मतलब ये है कि अमेरिका के पास दो ऑप्शन है, ये यहां तक जा सकता है और यहां से बम या मिसाइल के द्वारा यहां इसको रूस को दो डालेगा, राइट। लेकिन रूस है और दूसरा इसके पास ये तरीका है, यहां से लंबा पड़ जाता है रूस को, तो ये यहां जाकर इसको निपटा देगा। अमेरिका है वो रूस को यहां सीधा यहीं चला जाएगा और यहां से निपटा देगा, राइट। बट रूस को क्या दिक्कत है कि रूस है वो सर्दियों के अंदर है, यहां से रूस भी यहां आकर आप बोलोगे कि रूस भी तो यहां आकर इसको निपटा सकता है, इसको धो सकता है। तो देखो समस्या क्या है कि धो तो सकता है, यह बात आपकी सही है, लेकिन क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि ये देखोगे तो ये मैप के अंदर ये कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये कौन सी है, दक्षिण। आपको मैंने पहली क्लास के अंदर पढ़ाया था कि ये है नीचे का एरिया है, ये ध्रुव है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, और यहाँ ऊपर का एरिया है, यहाँ पर भी बर्फ जमी रहती है। तो क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में रूस है वो, रूस का ये क्षेत्र है वो बर्फ से जम जाता है सर्दियों के अंदर। अरे आप नहीं समझोगे, सर्दियों के अंदर आप देखोगे तो ये भारत है अपना, भारत के अंदर अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी बर्फबारी होती है, तो यहाँ सोचो ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। जैसे जैसे सर्दियों के अंदर भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बर्फ की मात्रा भी यानी ठंड भी ज्यादा बढ़ेगी। और यहाँ तक आते आते देखो अगर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी ठंड पड़ती है तो सोचो यहाँ पर तो कितना भयानक, ये पूरा का पूरा पानी है वो जम जाएगा। और रूस का जो बंदरगाह है यानी पानी वाली जहाज है वो यहाँ से नहीं जा पाएगी। देखो जब भी लंबी लड़ाई हो ना विश्व के अंदर, तो वहां पर सबसे ज्यादा काम आती है वो नेवी काम आती है, चाहे कोई भी देश हो नेवी काम आती है। क्यों? देखो अगर युद्ध हो गया, जैसे मान लो युद्ध हो गया तो रूस से यहां तक, रूस है वो यहां जाएगा प्लेन से, मतलब वायुसेना से जाएगा, तो उसको 10 से 12 घंटे लग जाएंगे, राइट। 10 से 12 घंटे के अंदर यहां जो अगर रूस की कोई सेना है तो अमेरिका उसको अच्छे से धो डालेगा, खत्म कर देगा उसको, राइट। लेकिन अगर वायुसेना है वो तो यहां चक्कर लगा देगी धीमे 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 धीमे। अरे गाना नहीं बोल रहा हूं, ये आ रहा है ये जो पानी वाली जहाज है वो धीरे धीरे आ जाएगी आपको, और पानी वाली जहाज आप देखो। और थल सेना है वो तो यहाँ पहुंच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि थल सेना पहुंचेगी तो थल सेना को कितना टाइम लगता है, वो वायुसेना को 10-12 घंटे लगता है। और जो प्लेन जो ड्राइवर होते हैं वायुसेना के वो 10-12 घंटे के अंदर प्लेन चलाकर आएंगे तो थक जाएंगे, तो वो लड़ाई क्या घंटा करेंगे यहाँ, समझ रहे हो ना बात। इसलिए थल सेना यहाँ पहुंच नहीं सकती, लेकिन वायु जो नेवी है वो यहाँ आ जाएगी। नेवी के अंदर आप देखोगे नेवी की बड़ी बड़ी जहाजें होती है, पूरा का पूरा शहर है वो समा जाता है नेवी के अंदर, यानी बड़े पानी वाली जहाजों के अंदर 10-12 ड्राइवर होंगे चलाने वाले, वो जिन जागते रहेंगे और बाकी के सब लोग हैं वो सोकर आराम से मस्त रहेंगे। जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे, जैसे ही पानी वाली जहाज यहाँ पहुंचेंगी तो यहाँ जो ड्राइवर है वो सबको जगा देंगे और ये जगकर यहाँ इसको धो डालेंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे इधर इस वाले एरिया पर, और यहाँ से कब्जा करके यहाँ से और फोर्स बुला लेंगे अपनी। और यहाँ से जैसे ये मान लो क्यूबा है, ये रूस का सहयोगी देश है, तो यहाँ से भी फोर्स आ जाएगी, यहाँ से दोनों मिलकर धो डालेंगे। और यहाँ से जैसे यहाँ कब्जा होगा यहाँ इसके ऊपर अटैक कर देंगे, ऐसे अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ऐसा ही तो होता है युद्ध के अंदर, राइट।
लेकिन देखो समस्या क्या हुई कि सर्दियों के अंदर है ये बंदरगाह है वो पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। इसलिए अमेरिका ने प्लान सोचा, दिमाग में बात आया, अमेरिका के प्लान आया कि अगर हम जानबूझकर युद्ध है वो सर्दियों के दिनों में ही करेंगे, ताकि ये रूस है वो यहां से तो आ नहीं सकेगा और उसके बाद में एक ही तरीका बचेगा उसके पास, रूस है वो यहां से निकलेगा और यहां से आएगा और यहां से आता आता या तो इस रास्ते से आएगा या फिर मलेशिया के द्वारा यहां से ऐसे आएगा और यहां आकर ऐसे मारेगा, राइट। दूसरा रास्ता यही तो है इसके पास पानी वाली जान से, राइट। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया कि हम जानबूझकर सर्दियों के दिनों में युद्ध करेंगे। मान लो ये, अगर मान लो हम इसको सर्दियों के, इधर तो आ नहीं सकेगा सर्दियों के दिनों में, इधर से आएगा, मान लो हम इसको यहीं रोक दे, इसी जगह पर रोक दे, तो यहां आ गया, यहां से आ ही नहीं सकता और यहां से वैसे नहीं आ सकता प्राकृतिक आपदा के कारण। तो इसके अंदर क्या किया अमेरिका ने, क्या किया अमेरिका ने, ये दिमाग लगा लिया और दिमाग लगाने के बाद और अमेरिका है वो सीधा का सीधा यहां से श्रीलंका के पास आया और श्रीलंका को अब ऐसे ही कौन घुसने दे अपने देश के अंदर अमेरिका को। तो श्रीलंका, इस अमेरिका ने क्या किया कि श्रीलंका के अंदर खूब सारे वहां पर सड़कें बनवाई, खूब पैसा इन्वेस्ट किया, खूब है वो सड़कें, खूब अस्पताल बनवाए, खूब है वो कॉलेज खुलवाए, बड़ी बड़ी रेलवे स्टेशन खुलवाया। और उसके बाद बहुत दिनों के बाद अमेरिका बोला, ये श्रीलंका बोला कि ए अमेरिका तू इतना पैसा कहीं खर्च कर रहा है रे। तब ये अमेरिका क्या बोलता है श्रीलंका को कि श्रीलंका, ए श्रीलंका सुनो ना, श्रीलंका बोलता है हाँ बोलो, तो बोलो हमने आपको इतना पैसा खर्च किया है तो आप हमें एक काम कीजिए, यहाँ पर एक आपके नीचे का जो बंदरगाह है ना वो दे दो, यहाँ पर हम एक रेडियो स्टेशन लगाएंगे और रडार सिस्टम लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से कितनी पानी वाली जहाज है वो निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही रूस की पानी वाली जहाजें जाएगी तो हमें पता चल जाएगा और हम उसको यहीं से उड़ा डालेंगे, यहीं से उड़ा डालेंगे, यानी रूस का काम खत्म, राइट। तो श्रीलंका ने कहा कि आपने इतना पैसा देबे किया है और आपने हमारी इतना सहायता किया है, एक बंदरगाह लेने से क्या होता है, ले लीजिए। उस बंदरगाह का नाम क्या था, बंदरगाह का नाम था हम्बनटोटा बंदरगाह। आपको याद रखना है हम्बनटोटा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था, बोलते रहिए ताकि आपको याद हो जाए, हम्बनटोटा बंदरगाह था। अब इस श्रीलंका निकला साला बेवकूफ, इसको पता नहीं कि शीत युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध के अंदर सीधा वार नहीं करता। अब इससे रूस को सरदर्द होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसकी सेना यहां से जा नहीं सकती और यहां से जाएगी तो अमेरिका यही, मान लो इसको पता चल गया कि कितनी जहाजें निकल रही है रडार सिस्टम से, तो ये अमेरिका को फोन करके बोल देगा कि हाँ हाँ इतनी जहाजें आ रही है, आप पहले से तैयार हो। अमेरिका यही आपकी जहाज लगा कर तैयार रखेगा और जैसे ही यहाँ आएगा यही दूसरे के खेत में मार हो जाएगा, यही दौड़ डालेगा। अब अमेरिका की जमीन है वो सुरक्षित रह गई, दूसरे देश के अंदर यहाँ लड़ाई हो तो अमेरिका को क्या जाता है, अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं होता। तो इसके लिए रूस को सरदर्द हो गया, रूस आया भागा भागा दौड़ा दौड़ा श्रीलंका के पास आया, श्रीलंका से बोला कि ए श्रीलंका तूने जो अमेरिका को जो हम्बनटोटा बंदरगाह दिया है ना वो उसको मत दे, छोड़ दे, तू उसको मत दे। तो श्रीलंका ने बोला काहे नहीं देंगे, देंगे, पैसा दिया है भाड़ा देगा। अब रूस पगला गया साला, रूस ने बोला कि अब क्या करें। तो रूस ने दिमाग लगाया, रूस आया दौड़कर आया भारत के पास कि हे हिंदुस्तान सुनते हो, यहाँ का जो प्रधानमंत्री था उस टाइम में वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि हाँ बोलो कि आप हमारी, रूस बोला हिंदुस्तान को कि आज आप हमारी आज जान बचा लो, हम आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि हाँ बताइए क्या करें। तो बोला कि यहाँ पर जो अमेरिका ने जो हम्बनटोटा बंदरगाह ले रखा है ना उसको आप भगा दीजिए यहाँ से,
जितना पैसा लगेगा, जितना बारूद लगेगा, जितना हथियार लगेगा, वो सब हम देंगे। आप बस उनको कैसे जैसे करके उनको यहां से अमेरिका को भगवा दो, मतलब वापस अमेरिका को यहां से भगा दो। तो भारत ने क्या किया कि यहाँ अगर आप देखोगे, ये भारत के नक्शे के अंदर देखोगे, यहाँ तो आपका छोटा है, ये भारत का है जो तमिलनाडु, ये वाला ये राज्य का क्या नाम है, तमिलनाडु। यहाँ से बहुत सारे लोग हैं वो श्रीलंका के अंदर काम करने के लिए गए थे, जिनको बोला था LTTE, मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। मतलब बहुत सारे तमिल लोग हैं वो श्रीलंका के अंदर ऊपर वाले हिस्से के अंदर काम करते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो काम करते थे। इनको तो इंदिरा गांधी ने, भारत सरकार ने क्या किया कि यहाँ से काम करने वालों के साथ ही और एक 2 से 5 हजार से 2-5 हजार उग्रवादियों को, अपने आदमियों को भेज दिया। और भेजकर क्या किया इन्होंने, क्या किया कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने क्या किया कि एक संगठन बना लिया। वहां जाकर संगठन बनाकर ये एक विद्रोही संगठन था। इस किसके लिए, श्रीलंका के लिए तो विद्रोही संगठन होगा। इसने क्या किया कि ऊपर वाले भाग पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और बोला हमें एक अलग देश दो, अलग देश बनाएंगे। अब श्रीलंका के लोगों ने बोला कि हम तो पहले से ही इतना छोटा है, अगर ये देश और बनाने देंगे तो हम तो सारा खत्म ही हो जाएंगे। तो देखो अमेरिका, श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष पैदा हो गया। यहाँ के CNE लोगों ने वो अलग देशों की मांग कर दी और यहाँ के तमिल लोगों ने अलग देशों की। तो श्रीलंका ने ये जो लिट्टे जो समस्या थी ये कहाँ थी, श्रीलंका के अंदर थी। तो तमिलिलम ये LTTE के लोगों ने और श्रीलंका को बोला, ये श्रीलंका है आपका विश्व के नक्शे के अंदर, ये भारत है, भारत के नीचे श्रीलंका। तो तमिल लिट्टे या LTTE ने और श्रीलंका से बोला कि हमें ऊपर का एक अलग देश बनाओ हमारे लिए, ये उछल रहा था। तो श्रीलंका के सरकार ने उनको LTTE को बोला कि नहीं बनाएंगे। तो अच्छा वो नहीं बनाओगे तो क्या किया कि यहाँ पर जो श्रीलंका का इतना हिस्सा एरिया, इतना पहले तो इतना सा एरिया कवर किया था लिट्टे ने, उसके बाद में इतना मार काट किया, इतना रद्द किया मार काट करके कि इतना एरिया पर कब्जा कर दिया लिट्टे ने, यानी तमिल इलम के लोगों ने इतने एरिया पर कब्जा कर दिया। समझ रहे हो बात। अब श्रीलंका है वो पूरी तरह से दिमाग है वो खराब हो गया श्रीलंका का। और श्रीलंका ने पता लगाया कि ये कौन कर रहा है। देखो इसको, ये एक ऐसा विद्रोही संगठन था जिसके पास से खुद की एयरफोर्स थी, खुद की फौज थी, और पैसा कौन दे रहा था, भारत। LTTE को पैसा कौन दे रहा था, भारत दे रहा था। वो भारत को कौन दे रहा था, रूस दे रहा था। समझ रहे हो ना बात। देखो बस यही हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये श्रीलंका की सरकार है वो भाग करे भारत सरकार के पास आई कि ये काहे कर रहे हो, क्या बात है, हमें बता दो। तो भारत ने बोल दिया कि जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो श्रीलंका जो अमेरिका को दिया है, वहां से अमेरिका को भगाओ आप। तो बोला ठीक है हम भगा देते हैं। तो ये वापस आया, वापस आके अमेरिका को फोन किया कि आपका हम्बनटोटा बंदरगाह है वो हम नहीं देंगे भाड़ा पे। तो अमेरिका ने कहा कि काहे नहीं देंगे, हम है ना, बोल निकलो, आप निकलो यहाँ से, निकलो, हमें पता है आप रहोगे हम नहीं रहेंगे, हमें पहले ही रद्द कर रखा है। मार कूट के ऐसा धो डाला कि पूछो मत। यहाँ पर 6 लोग मारा गए थे LTTE के चक्कर के अंदर, श्रीलंका के अंदर, इतना खतरनाक था। तो यहाँ से बेचारे अमेरिका को जाना पड़ा था, अमेरिका को वापस से यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह छोड़कर जाना पड़ा था। और रूस बहुत खुश हुआ कि शाबाश। और भारत को बोला रूस कि जिंदगी में अगर कभी भी आपको हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी में अगर कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके हमेशा साथ खड़े रहेंगे। तो आप बताइए रूस है वो भारत के साथ खड़ा रहता है कि नहीं रहता, रहता है ना।
जैसे 1971 के अंदर अमेरिका का 7वां बेड़ा पाकिस्तान का साथ देने के लिए आ रहा था, लेकिन जैसे रूस ने अपनी पानी वाली जहाजें यहाँ खड़ी कर रखी थी तो अमेरिका वहीं रुक गया था। देख रहे हो, रूस हमेशा हमारा साथ देता है। तो देखो, पता चल गया आपको क्या था। अब आप देखोगे कि अमेरिका का अब भारत को, अब अमेरिका को भी जो पता चलता है कि कौन करवा रहा है ये सब, तो अमेरिका के लिए एक नया दुश्मन हो रहा गया। कौन आ गया? भारत। अमेरिका को पता चल गया कि यही गधा साला यही था जिसने हमें वापस दौड़ाया है। तो अब अमेरिका का एक नया दुश्मन भारत भी बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद अमेरिका बैठा थोड़ी रहेगा, अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा। अमेरिका का अगला निशाना था वो नेपाल था। तो नेपाल के अंदर ये एंट्री कैसे करे? तो नेपाल के लोगों में आप देखोगे ना, तो वहां के लोगों में आंख का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। उनकी चाइना वालों की और नेपाल वालों की आंख देखोगे ना, उनका पता ही नहीं चलता कि खुली है बंद है, उनकी बड़ी समस्या रहती है। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया कि हम इससे अच्छा मौका हमें मिलेगा ही नहीं। तो अमेरिका ने अमेरिका से लाखों हजारों डॉक्टर भेजे नेपाल के अंदर और बोला इनका इलाज करो और फ्री में इलाज करो, एकदम फ्री, पैसा नहीं देंगे हम इनसे। तो नेपाल बड़ा खुश हुआ कि वाह क्या बात है, फ्री के अंदर इलाज हो रहा है हमारा। उसके बाद में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही कहते हैं ना, रुपया तेरी तिरछी धार, मर जाए मुंशी थानेदार, वही बात है। तो पैसों के लालच के अंदर यहाँ राजतंत्र था और राजा था, वो राजा के लिए बहुत अच्छा हुआ। अब देखो, तो अमेरिका ने नेपाल के अंदर एंट्री मार दी और एंट्री मारने के बाद में यहाँ खूब सारा रेल बनवाई, रेल के बाद में यहाँ पर अस्पताल बनाए, वहां के लोगों को इलाज करना सिखा दिया, वहां के लोगों को, नेपाल के लोगों ने नेपाल के लोगों को। और यहाँ पर खूब पैसा इन्वेस्ट किया और खूब पैसा इन्वेस्ट करके राजा से एक रिक्वेस्ट किया कि नेपाल राजा जी, हमको उस टाइम में नेपाल के अंदर राजा का शासन हुआ करता था, तो अमेरिका ने राजा से कहा कि हमें एक आप एयरपोर्ट बनाने को दे दो। बनाएंगे हम ही, एयरपोर्ट हम ही बनाएंगे, आपको भाड़ा भी देंगे, हमें किराए पर दे देना उसके बाद में आप। तो राजा बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो मजे ही बन गए, नाम बनाना पड़ रहा है। तो बोला ठीक है। जैसे ही राजा ने दस्तखत किए, साइन किए पेपर पर, चीन को पता चल गया, चोट्टा कहीं का, इसको देगा तू, हमारे सिराने लाके अमेरिका को तू एयरपोर्ट देगा, सेना का अड्डा देगा। यहाँ चीन का उस समय राष्ट्रपति होता था माओ सेतु हुआ करता था। माओ सेतु ने, चीन है वो इतिहास से बहुत सीखता है। चीन ने देखा था कि अमेरिका को भारत ने श्रीलंका से कैसे भगाया था, ऐसे अंति पैदा करके वहां पर। तो चाइना था वो बड़ा खच्चर निकला इस मामले के अंदर, और उसने क्या किया कि यहां से माओवादी लोग घुसा दे। यहाँ भारत ने क्या घुसाया था, LTT घुसाया था ना, वैसे ही चीन ने यहाँ पर नेपाल के अंदर माओवादी घुसा दिया। ठीक है, और उनको खूब सारा पैसा, खूब सारा हथियार है वो चीन सप्लाई करता रहता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब माओवादियों ने जाकर क्या बोल दिया कि हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए है। आंदोलन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट करने के बाद में चक्कर में अब राजा को पगला गया कि साला हमारे इस एयरपोर्ट के चक्कर के अंदर, अमेरिका के चक्कर के अंदर हमारा खुशी चला जाएगा। तो यहाँ से भी अब अमेरिका को वापस जाना पड़ा। नहीं जाएगा तो ये माओवादी है वो इसका राजा का तख्ता पलट कर देंगे। उसके बाद में जो माओवादी यहाँ थे तो अमेरिका के जाने के बाद, अब देखोगे आप, अमेरिका के जाने के बाद जो माओवादी चीन ने यहाँ भेजे थे, उसके बाद में नेपाल से होते हुए वो भारत में एंट्री कर गए। और छत्तीसगढ़ के जंगलों में आज भी आप देखते हो तो यहाँ था उनका नाम था माओवादी, और यहाँ जाकर बन गए वो नक्सलवादी। और नक्सल की पीड़ित क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, वो भारत का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। ये क्या कहते हैं कि ये इलाका हमारा अलग देश है, छत्तीसगढ़ को अलग देश घोषित करना चाहते हैं ये नक्सलवादी। ये किसके? चाइना के भेजे हुए। देखो तो चाइना हमारे लिए कितना बड़ी चुनौती बन रहा है, यहाँ गलवान घाटी के अंदर बन रहा है और यहाँ पर नक्सलवाद की समस्या कर रहा है। अब देखोगे तो अमेरिका के पास एक और बड़ी
एक और देश है वो इसका दुश्मन बन गया। पहले भारत था, उसके बाद में चीन भी बन गया। यहाँ अड्डा लेने पर उसको क्या मिलता कि यहाँ से नया नया भारत जो दुश्मन बनाता है इसको भी देख लेंगे, अमेरिका सोच रहा था, और यहाँ से रूस को भी निपटा देंगे। यहाँ से 2 घंटा तो लगेगा, 2-4 घंटा वायुयान से जाएंगे, वायुयान से, तो यहाँ से हमारी एयरफोर्स जाकर उड़ा देगी रूस को, और यहाँ से चीन को भी देख लेंगे। समझ रहे हो? लेकिन ये सक्सेस हुआ नहीं अमेरिका का प्लान। तो देखिए ये था अपना शीत युद्ध था। तो थैंक यू सो मच।